हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम अपने टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल फिनिशिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था और अब हम लोग उसी के आगे चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर 41, जिसमें हम लोग अपने टॉपिक कास्टिंग ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कास्टिंग प्रोसेस आज का टॉपिक हम लोगों का स्टूडेंट ढलाई प्रक्रम होगा। जैसा कि अभी हमारी कुछ मशीनिंग प्रोसेस छूटी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। हमारी जैसे लेथ मशीन ऑपरेशन छूटा हुआ है, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, ये सारा हमारा छूटा हुआ है। और उसके बाद हम कुछ स्पेशल टॉपिक भी पढ़ेंगे, जैसे हमारे पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है, शीट मेटल ऑपरेशन क्या होता है। और देन उसके बाद हम लोगों का टॉपिक चलेगा मटेरियल साइंस, फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट एंड इंस्पेक्शन। तो इस तरीके से ये हमारे टॉपिक कंटिन्यू चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग आपको मेटल कास्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब धातु ढलाई प्रक्रम प्रोसेस। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम किसी मेटल को कास्ट करते हैं, कितने तरीके से कास्ट करते हैं, कास्ट मतलब ढलाई करते हैं, और ढलाई करने के क्या रीज़न होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि कास्टिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोसेस, सबसे पुराना प्रोसेस हमारा कास्टिंग है ना। सबसे पुराना प्रोसेस हमारा कास्टिंग प्रोसेस है, जिसमें हम मेटल को एक निश्चित शेप में एडॉप्ट करते हैं। पहले हम मेटल को लाएंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल जो हमारा कहाँ से निकलेगा, अर्थ से निकलेगा। फिर उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्रशर मिल में ले जाएंगे और वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, क्रश करेंगे। फिर इस रॉ मटेरियल को हम लोग यहाँ पर क्रशर मिल में ले जाएंगे। क्रशर मिल अब इस क्रशर मिल में हम मेटल को पल्वराइज फॉर्म या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन आफ्टर इस पल्वराइज फॉर्म को हम लोग ले जाएंगे एक फनल में, और उस फनल में हम इसे हीट देकर मेल्ट करेंगे। उस फनल में इस मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल हीट सप्लाई करके क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे। अब मेल्ट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर एक इक्विपमेंट द्वारा, जिसे हम लैडल बोलते हैं, लैडल के थ्रू इस मेल्टिंग मेटल को पोरिन बेसिन तक ले जाएंगे और वहाँ पर एक हमारी पहले से बनी हुई कैविटी में इस पोरिन बेसिन द्वारा मेटल को डाल देंगे, पोर कर देंगे। देन जब वो मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जिस शेप के मटेरियल में हमने इसको डाला हुआ था, सिमिलर हमारा वो लिक्विड उसी शेप में बनकर सॉलिडिफाई हो जाता है। देन इस ऑपरेशन को हम लोग कास्टिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद हम लोग इसे क्या कर लेंगे, कास्टिंग कर लेंगे। अब इसे हम लोग यहाँ पर कास्टिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग कास्टिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। अभी इसके पीछे भी बहुत सारा फिनोमिना है। क्रशर मिल कितनी यूज की जाती हैं, बाउल मिल, बाल टाइप मिल, रोटेटिंग मिल, रोटरी मिल, बहुत सारी मिल हैं। तो उनकी भी स्टडी हमारे सिलेबस के बाहर की चीज़ है, इसीलिए हम नहीं करेंगे। और मेल्टिंग करने का भी कई तरीका होता है। अब तो सारी जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज कर रहे हैं। जैसे कास्ट आयरन होता था तो हम लोग क्यूपोला फर्नेस का यूज करते थे। रॉट आयरन होता था
तो हम लोग पिग फर्नेस का यूज करते थे। तो इस तरीके से पिट फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, ये सारी फर्नेस का उपयोग हम लोग मेटल को मेल्ट करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद तो फर्नेस का भी हम लोग स्टडी अभी नहीं करेंगे। अभी हम किस पर स्टडी करेंगे, इस पूरे कास्टिंग प्रक्रम के बारे में कि ये कास्टिंग हमारी होती कैसी है। आइए चलिए देखिए, जैसे ये मेटल हमारा मेल्ट हो गया है तो अब इसे हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके का कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, देखिए ऐसा, इस तरीके का हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें हम कास्टिंग करना चाह रहे थे। ऐसा, अब इसको हमने दो पार्ट में बनाया हुआ है। सपोज करिए कि इसे हम हाफ पार्ट ऐसे डिवाइड कर दें और इसे भी हाफ पार्ट ऐसे डिवाइड कर दें। अब ये दो पार्ट में हमने एक खोखले फ्लास्क को ले लिया। सपोज करिए ये हमारा अपर पार्ट हो जाए और ये हमारा लोअर पार्ट हो जाए। देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए कि ये हमने मार्कर को ऐसे रख दिया, इसके अंदर यहाँ पर हमने ये मार्कर को ऐसे रख दिया। फिर इसके चारों तरफ जब हम सैंड भरेंगे, सिलिका सैंड भरेंगे और भरकर उसकी रैमरिंग करेंगे, है ना, मतलब कुटाई करेंगे, तो उसके बाद ये सिलिका सैंड एक सॉलिड की तरह बन जाएगा। ये पूरा इसके अंदर कंप्लीट रहता है इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपर पार्ट को बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये जो अंदर हमने मार्कर टाइप का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को बाहर रिमूव करेंगे। फिर इस अपर पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। तो इस सैंड के बीच में इस मार्कर के शेप की एक आकृति जनरेट हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं कैविटी। जब एक कैविटी जनरेट हो जाएगी तो इस कैविटी में इस मोल्टेन मेटल को हम लोग पोर कर देंगे। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन सेम मार्कर की तरह यहाँ पर एक मेटल हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखिए, एक पार्ट हम लोग अपर लेते हैं और एक पार्ट हम लोग लोअर लेते हैं। अपर पार्ट को हम लोग कोप के नाम से जानते हैं, कोप, और लोअर पार्ट को ड्रैग के नाम से जानते हैं, कोप और ड्रैग। अब क्या करते हैं, सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक ऊपर से मोल्ड कैविटी यहाँ ऐसे बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरीके की एक मोल्ड कैविटी बनाते हैं। अब यही वाली मोल्ड कैविटी है, जब आप इसे 3D में देखेंगे तो ये पूरा मोल्ड कैविटी ऐसे यहाँ तक बनी हुई होगी, है ना, ये पूरी मोल्ड कैविटी बनी हुई होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्ड कैविटी के ऊपर एक ट्यूब लगाएंगे। इस तरीके से एक ट्यूब लगाएंगे। अब इसके बाद इस ट्यूब को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक वर्टिकल ट्यूब से। इस ट्यूब को हम लोग एक इस तरीके की वर्टिकल ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे और इस वर्टिकल ट्यूब को जो हम लोग कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से ऐसा होगा। ऐसा होगा। अब क्या होगा, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं, यहीं पर मोल्टेन मेटल हमारा आकर कलेक्ट होता है सॉरी, यहाँ पर मोल्टेन मेटल हमारा कलेक्ट होता है, जिसे हम लोग पोरिन बेसिन बोलते हैं। पोरिन बेसिन बोलते हैं। अब उसके बाद देखें,
मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक लैडल का उपयोग करते हैं। इस तरीके से एक इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग लैडल बोलते हैं। यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है। हम इस हैंडल के माध्यम से इस लैडल को, देखिए ये होता है लैडल, इस लैडल को लाएंगे, यहाँ जो मोल्टेन मेटल है इसमें डिप कराएंगे। डिप कराकर इस मोल्टेन मेटल को इस किसमें, ये जो हमारा आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर उड़ेल देंगे, पोर कर देंगे। जब हमने इसमें मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे तो वो सारा मोल्टेन मेटल, देखिए यहाँ से एक स्मॉल स्पेस मिला है उसे, तो वो लिक्विड फॉर्म का मोल्टेन मेटल ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और जब यहाँ आएगा तो पहले वो मोल्टेन मेटल इस कैविटी में भरेगा, उसके बाद यहाँ पर फिर जब ये भर जाएगा तो ये इस माध्यम से इस मोल्ड कैविटी में आकर फिल होने लगेगा। अब जब ये मोल्ड कैविटी भर जाएगी तो हम क्या करते हैं, एक और ट्यूब का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग राइजर बोलते हैं। वो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। सपोज करिए ऐसी ट्यूब हमारी लगी होती है। जब ये भर जाता है, ये मेटल यहाँ तक, देखिए ऐसे यहाँ तक जब भर गया तो ये इसमें भी मोल्टेन मेटल राइज करने लगता है। कुछ ऊंचाई तक जब इसमें मोल्टेन मेटल राइज करके भर जाता है, फिर हम लोग इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जब ये सॉलिडिफाई होने लगता है तो यहाँ पर ये लिक्विड मटेरियल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जब सॉलिडिफाई होगा तो ये मेटल श्रिंक करेगा। श्रिंक करेगा तो जिस शेप और साइज का ये होल था उससे छोटे शेप का हमारा वर्कपीस बनेगा। तो उसी साइज को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये जो हमने राइजर लगाया हुआ था, ये मोल्टेन मेटल इसमें भरा था। जब ये श्रिंक करने लगेगा तो ये मोल्टेन मेटल इसको फीड देने लगेगा। ये पहले एडवांस में अपने पास मेटल को स्टोर कर लेगा, फिर जब सॉलिडिफिकेशन के समय ये श्रिंक करेगा तो ये मेटल उसे फीड देने लगेगा, जिससे कि पूरी तरह सॉलिड होने के बाद भी इस मेटल का शेप और साइज हमारा प्रॉपर मेंटेन रहे। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। अब आइए इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लेते हैं। चलिए इनका थोड़ा सा हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, मतलब नामकरण कर लेते हैं। इस तरीके से दीवारें हमारी होती हैं कोप और ड्रैग की। चलिए, ये अपर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट होता है। इन दोनों को जो डिवाइड करता है इसे बोलते हैं पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन आपका कोप और ड्रैग को सेपरेट करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये लैडल होता है। लैडल के बाद ये जो मटेरियल इसमें जो फिल हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग मेटल को जो पोर कर रहे हैं उसे बोलते हैं पोरिन बेसिन। इसे ऐसे बाहर लिखते हैं पोरिन बेसिन। तो इस तरीके से पोरिन बेसिन में हम मेटल को भर लेते हैं। अब पोरिन बेसिन से जो वर्टिकल ट्यूब के माध्यम से मेटल हमारा जाता है उस वर्टिकल ट्यूब को हम लोग स्प्रू बोलते हैं। स्प्रू, इस वर्टिकल ट्यूब को हम लोग स्प्रू बोलते हैं। और ये जो मेटल हमारा स्टोर कर रहा है, जो सॉलिडिफिकेशन के समय इसको फीड देगा, उसे हम लोग राइजर बोलते हैं। राइजर बोलते हैं।
अब स्प्रू के बाद मोल्टेन मेटल इस जो हॉरिजेंटल ट्यूब में आ रहा है, इस हॉरिजेंटल ट्यूब का नाम रनर होता है। हॉरिजेंटल ट्यूब का नाम रनर होता है। अब इसके बाद इस पूरे प्रोसेस में जब ये मेटल सॉलिडिफाई होने लगता है तो यहाँ पर मेटल से भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और मेटल के कांटेक्ट में ये जो सैंड आती है इससे भी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। अगर वो गैसें इस मोल्टेन मेटल में जाकर मिक्स हो जाएं तो सॉलिडिफिकेशन के बाद वो गैस अपना स्थान बना लेंगी, तो वहाँ पर मेटल में या तो वॉयलेंसी बनेगी या पोरोसिटी बनेगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम चाहेंगे कि उस गैस को रिलीज कर दें पहले से ही, क्यों हमारी सॉलिडिफिकेशन में जाकर डिस्टर्ब करें। तो उसे रिलीज करने के लिए हम लोग इस कास्टिंग में कई सारी वेंट ट्यूब लगा देते हैं, बहुत सारी वेंट ट्यूब, कोई काउंट नहीं है लेकिन ये सारी हमारी ये सब कहलाती हैं वेंट ट्यूब। तो इस तरीके से वेंट ट्यूब का उपयोग करते हैं यहाँ से जनरेट हुई गैसों को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल कास्टिंग प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए हम लोग इसके बारे में डिफ़ाइन करते हैं वन बाय वन कि इस सिंपल कास्टिंग, पहले हम ये जानते हैं कि कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है। तो हमने बाय डायग्राम आपको अच्छे से समझा दिया, अब इसकी डिफिनेशन हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद इस कास्टिंग प्रोसेस का मेन एडवांटेज क्या होता है। फिर इसके बाद एक सिंपल कास्टिंग प्रोसेस में कुल कितने स्टेप यूज किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी आइए हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा कास्टिंग क्या होता है। तो कास्टिंग प्रोसेस, अब कास्टिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस casting process is a process in which casting is a type of process in which liquid molten metal converted into a desired solid shape, converted into a desired solid shape. It is the oldest process, यह सबसे पुराना प्रोसेस है। It is the oldest process. इट इज़ द ओल्डेस्ट प्रोसेस, और यह सबसे सस्ता प्रोसेस होता है।
एंड चीपेस्ट प्रोसेस। तो यह हमारा सबसे सस्ता और पुराना प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में हम लोग दो हॉलो या एक हॉलो क्रॉस सेक्शनल बॉक्स का उपयोग करते हैं जिसे कोप और ड्रैग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस देखिए, ये जो हम लोग बॉक्स यूज करेंगे ये या तो मेटल का हो सकता है या वुड का हो सकता है, और ये बॉक्स हमारा या सिंगल पीस में हो सकता है या मल्टीपल पीस में हो सकता है ना। इन दिस प्रोसेस मेटालिक और वुडन बॉक्स, मेटालिक और wooden box are used in single or multiple piece, single or multi piece। if two pieces are used, यदि केवल दो पीस हमारे यूज किए जाएंगे, देन अपर पार्ट इज कॉल्ड कोप एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड ड्रैग। तो इस तरीके से व्हेन टू पीसेस आर यूज्ड, देन अपर इज कॉल्ड ये पहले इससे क्वेश्चन आता था, अब ये सब नहीं पूछा जाता है। कोप एंड लोअर इज कॉल्ड ड्रैग। अपर पार्ट को हम लोग कोप के नाम से और लोअर पार्ट को ड्रैग के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, इस कोप और ड्रैग के अंदर एक जो हम लोग जिस साइज का मेटल कास्टिंग करना हो उसी साइज के पहले से बने हुए डुप्लीकेट पार्ट को रख देते हैं। और वो डुप्लीकेट पार्ट, जैसा कि मैंने कहा था, इस मार्कर को अगर इसके अंदर रख दें और सैंड की रैमरिंग कर दें, फिर अपर पार्ट को निकाल के इस मार्कर को हटा लें, फिर अपर पार्ट को रख दें, तो वहाँ पर इस मार्कर के शेप का बराबर एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर जब मेटल को कास्ट करेंगे तो सिमिलर यही मार्कर की तरह कास्टिंग हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे, जो मार्कर हमने यूज़ किया यहाँ पर इस होल को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हमारा डुप्लीकेट पार्ट था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्लिका, डुप्लीकेट, रिप्लिका ऑफ पैटर्न, और इसी का नाम पैटर्न होता है। तो अब ये जो पैटर्न का यूज करेंगे, या तो ये प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, वुड का हो सकता है, वैक्स का हो सकता है, या सैंड का भी होता है, सैंड का भी। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न आर यूज्ड इन कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग के बीच में पैटर्न को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैटर्न, अब ये जो पैटर्न हमारे हैं, रिप्लिका ऑफ जो हमारा वो बनेगा, मतलब कोई रिप्लिका ऑफ कास्टिंग। पैटर्न आर यूज्ड इन कोप एंड ड्रैग in box to create the hollow cavity। पैटर्न का उपयोग किस लिए करते हैं, टू क्रिएट द hollow cavity
हॉलो कैविटी को बनाने के लिए हम लोग पैटर्न का उपयोग करते हैं। और किस मटेरियल का उपयोग होता है पैटर्न? तो वुड, मेटालिक, प्लास्टिक एंड वैक्स पैटर्न आर यूज्ड। वैक्स पैटर्न आर यूज। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब पैटर्न को हम हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। देन हम सैंड की रैमरिंग करते हैं, कुटाई करते हैं पैटर्न के चारों तरफ। पैटर्न हमने रखा, चारों तरफ सैंड की कुटाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज होगा सैंड आर यूज्ड टू फिल the space beyond pattern। and rammering of sand। और सैंड की रैमरिंग करते हैं, कुटाई करते हैं। फिर उसके बाद हम पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे और फिर मेटल को पोर करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा रिमूव पैटर्न एंड pouring the molten metal। pouring the molten metal। pouring the molten metal। अब हमारा कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मेटल को रिमूव करके उस पर क्या करेंगे, कुछ साफ वगैरह कर लेंगे और सीधे उसे यूज करेंगे। देन कास्टिंग आर कंप्लीट। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ठंडे होने के बाद कास्टिंग आर कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हमारी पूरी कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग इसे नोट करिए, फिर इसके स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। इस तरीके से कास्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग कास्टिंग के स्टेप के बारे में पढ़ेंगे और इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। कुल कितने स्टेप इसमें यूज किए जाते हैं और इसका मेन एडवांटेज क्या होता है। देन आफ्टर इसमें यूज होने वाले बेसिक इक्विपमेंट के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आइए, सबसे पहले स्टेप्स यूज्ड इन कास्टिंग। कास्टिंग में कौन कौन से स्टेप का उपयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जब हम लोग यूज करेंगे कास्टिंग में, तो हम क्या करेंगे, इस पर जिस साइज के मेटल को बनाना होगा उस साइज के पैटर्न को बनाएंगे। तो पहला स्टेप, पैटर्न मतलब सांचा, जिसे हम लोग रिप्लिका बोलते हैं, मतलब एक लोकल चित्र बनाना। तो इस तरीके से पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न आर मेकिंग। पैटर्न मेकिंग, उसके बाद जब सेकेंड स्टेप की बात आएगी
तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब पैटर्न बन जाएगा तो उस पैटर्न पे हम लोग सैंड की रैमरिंग करेंगे, है ना, रैमरिंग ऑफ सैंड टू क्रिएट हॉलो कैविटी। जब रैमरिंग करके हम पैटर्न को रिमूव कर देंगे तो उसके अंदर एक हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। अब क्रिएट हो गई, फिर थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप उस हॉलो कैविटी में मोल्टेन मेटल को डालेंगे, है ना, पोरिंग द मोल्टेन मेटल इन हॉलो कैविटी। इस तरीके से हो जाएगा। अब चौथे स्टेप में आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम वर्कपीस को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, लेकिन ठंडे होने के बाद, ये याद रखिएगा, रिमूव वर्कपीस आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस पर हमें जो भी क्लीनिंग डस्टिंग पार्टिकल को रिमूव करना होगा वो हम लोग करेंगे। क्लीनिंग एंड रिमूविंग dust particle on the surface of वर्कपीस। तो हम क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को क्लीन और रिमूव करेंगे। देन आफ्टर हमारी कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर उस पर हम लोग कुछ कास्टिंग डिफेक्ट को भी चेक करते हैं। लास्ट में हम लोग चेक्ड एंड इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग साइज, शेप एंड डिफेक्ट। कास्टिंग शेप, साइज एंड डिफेक्ट। तो इस तरीके से इतने स्टेप हम लोग कास्टिंग में यूज करते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज क्या होता है कि हम बड़े से बड़े वर्कपीस को आसानी से एक स्टेप में बना लेते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि ये वर्कपीस जो हमारा कास्ट होके बनता है वो मैक्सिमम के केस में स्ट्रेस फ्री होता है। तीसरा एडवांटेज क्या होता है, इस ऑपरेशन में जो कास्टिंग लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, वो सबसे कम होती है। तो इस तरीके से, और ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस, ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के लाभ हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है, इट इज ए डायरेक्टली वे ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्कपीस इन सिंगल प्रोसेस। इट इज ए वे मतलब यह ऐसा वे है
to directly producing a workpiece in single time. By desired मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इस पे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होंगी उसकी आवश्यकता अनुसार, बाय डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उस वर्कपीस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को प्राप्त करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, यह हमारा सबसे सस्ता और इजी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, इट इज ए सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट प्रोसेस। simplest and cheap process, इस तरीके से। और इसके बाद इस पर जो हमारे वर्कपीस बनते हैं उनकी, देखिए जो हैवी साइज के वर्कपीस होंगे उनको एक बार में ही हम बना सकते हैं। 20 फीट, 40 फीट, 50 फीट, मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही हैवी, अब 1000 फीट का वर्कपीस नहीं बन पाएगा, है ना। तो इस तरीके से हैवी साइज के वर्कपीस को भी आसानी से हम कास्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा हो जाएगा लार्ज साइज ऑफ वर्कपीस कैन बी प्रोड्यूस इजली। बड़े से बड़े वर्कपीस को हम आसानी से प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये सारे हमारे कास्टिंग के मेन एडवांटेज होते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो कास्टिंग में एलिमेंट हमारे यूज हो रहे हैं बेसिक कास्टिंग में, उनका वर्क क्या होता है। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग अपने इसके बारे में, जैसे रनर का वर्क क्या है, स्प्रू का क्या है, राइजर का क्या है, और पोरिन बेसिन, लैडल, और ये हमारा कोप, ड्रैग, पार्टिंग लाइन, वेंट ट्यूब, इन सब के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक को। चलिए अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए कास्टिंग एक अच्छा टॉपिक है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चन भी हमारे हो जाएं, प्लस इसके सारे बेसिक फीचर्स भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसीलिए थोड़ा सा लेंदी जा सकता है। चलिए अब हम लोग इसके बेसिक
इक्विपमेंट के बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं, है ना। इक्विपमेंट यूज्ड इन कास्टिंग। कास्टिंग में जो हम लोग इक्विपमेंट यूज करते हैं ढलाई में, वो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले फर्नेस में हम मेटल को मोल्ड को गर्म करेंगे, तो वहाँ की बात नहीं करेंगे। गर्म होने के बाद अब हमारा काम शुरू होता है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, लैडल के माध्यम से मोल्टेन मेटल को लाएंगे। ये देखिए, ये लैडल हो गया, इससे मोल्टेन मेटल को लाएंगे और इस पोरिन बेसिन में उड़ेल देंगे। तो लैडल का पहले वर्क देख लेते हैं। लैडल, लैडल हमारा किस लिए काम करेगा। लैडल इज यूज्ड टू, लैडल इज यूज्ड टू pour the molten metal यह मोल्टेन मेटल को पोर करेगा कहाँ से, फ्रॉम फर्नेस टू पोरिन बेसिन, फ्रॉम फर्नेस टू पोरिन बेसिन। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, पोरिन बेसिन का क्या काम होगा। देखिए, ऐसा समझिए, सपोज करिए कि जब हम लोग गेहूं पिसाने की मशीन पे जाते हैं, गेहूं की पिसाई की, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ऊपर इस तरीके का एक कंटेनर बना होता है, जिसे हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं स्मॉल साइज़ के होल से, और यहाँ पर ग्राइंडर व्हील लगे होते हैं। इसमें हमारा गेहूँ पूरा इस तरीके से ऐसे भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर हम यहाँ पर गेहूँ ना भरें, बार बार हम थोड़ा थोड़ा ऐसे डालते रहें, तो जिस बार हमारी स्पीड कम या ज़्यादा होगी तो उस समय इसको फीड कम या ज़्यादा मिलेगा, तो कांस्टेंट फीड हमें नहीं मिल पाएगी। उस कांस्टेंट फीड को प्रोवाइड करने के लिए हम इस बॉक्स का उपयोग करते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी हम यहाँ लगातार फीड देने के लिए इस मेटल को पोरिन बेसिन में भर देते हैं। तो पोरिन बेसिन का उपयोग क्या होता है, टू प्रोवाइड कांस्टेंट फीड। पोरिन बेसिन का उपयोग हो जाएगा टू प्रोवाइड कांस्टेंट फीड to provide constant feed from molten metal. To mold cavity. मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल को भेजने के लिए कांस्टेंट फीड हमारा देता है। अब बात करते हैं, देखिए पोरिन बेसिन के नीचे एक जो ट्यूब लगी होती है, जो वर्टिकल ट्यूब होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रू बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्प्रू। स्प्रू इज ए वर्टिकल ट्यूब विच इज प्रोवाइड, जो कि वर्टिकल
ये स्प्रू हमारा एक वर्टिकल ट्यूब होता है जो इस पोरिन बेसिन से मोल्टेन मेटल को इस रनर तक भेजता है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब तक भेजता है। तो स्प्रू इज यूज्ड टू कैरी द मोल्टेन मेटल फ्रॉम कहाँ से? पोरिन बेसिन से कहाँ भेजेगा? पोरिन बेसिन टू रनर। इट इज एक्ट एज ए वर्टिकल ट्यूब, यह वर्टिकल यूज होता है। इट इज यूज्ड इन वर्टिकल कंडीशन। यह वर्टिकल स्थिति में उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे स्प्रू के बाद। नेक्स्ट देखिए, स्प्रू के बाद मोल्टेन मेटल हॉरिजॉन्टल ट्यूब में जाएगा और हॉरिजॉन्टल ट्यूब को हम लोग रनर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग रनर की बात करेंगे। तो अब इस रनर का उपयोग क्या होगा? स्प्रू से लिए हुए मोल्टेन मेटल को गेट के माध्यम से मोल्ड कैविटी तक भेजता है। ये मोल्ड कैविटी तक ये गेट होता है। डिफरेंट टाइप के गेट लगे होते हैं। टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम भी आपको बताएंगे, है ना। टॉप गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम, फिर राइजर के बारे में भी बताएंगे। तो इस तरीके से रनर इज यूज्ड टू फ्लो द मोल्टेन मेटल ये क्या करता है? फ्रॉम स्प्रू टू मोल्ड कैविटी बाय द गेट। फ्रॉम स्प्रू टू मोल्ड कैविटी बाय द गेट के माध्यम से होता हुआ मोल्ड कैविटी में मेटल को भेजता है। अब देखिए रनर हो गया। रनर के बाद क्या लगा होगा? गेट लगा होगा। तो गेट हमारा क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि अगर गेट ना हो तो मेटल टर्बुलेंस होकर मोल्ड कैविटी में प्रवेश करेगा। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, घुमावदार होकर उसमें प्रवेश करेगा। तो उस मेटल की टर्बुलेंसी को कम करने के लिए और प्रॉपर तरीके से मोल्ड कैविटी में जाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गेट का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे गेट। तो गेट हमारा जो होगा, गेट इज यूज। अच्छा एक चीज़ और, रनर हमेशा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में वर्क होता है। रनर एक्ट इन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल कंडीशन। तो इस तरीके से ये हमारा रनर होता है। चलिए गेट के बारे में यूज कर लेते हैं। देखिए गेट इज यूज टू अवॉइड द टर्बुलेंसी ऑफ मोल्टेन मेटल फ्लो। मोल्टेन मेटल ऐसे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होकर जाएगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? ऐसे टर्बुलेंस होगा, यहाँ गेट रहेगा तो एक गेट के माध्यम से टर्बुलेंसी इसकी
ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मोल्टेन मेटल की टर्बुलेंसी को ख़त्म करने के लिए अवॉइड द टर्बुलेंसी ऑफ मोल्टेन मेटल, ये हमारा होता है। अब इसके बाद और गेट का काम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से एंट्री देने के लिए मोल्टेन मेटल को मोल्ड कैविटी में प्रॉपर तरीके से एंट्री देने के लिए, अदरवाइज अगर प्रेशराइज मोल्ड कैविटी में एंट्री करेगा तो जो मोल्ड कैविटी हमने सैंड की बनाई हुई है वो इसके प्रेशर से स्ट्राइक करके टूट सकती है, मोल्ड कैविटी की दीवारें हमारी टूट सकती हैं। तो इनकी सेफ्टी के लिए और प्रॉपर तरीके से एंट्री के लिए गेट का उपयोग करते हैं। एंड गेट इज also used for providing safety of mold cavity due to striking of molten metal, due to striking of molten metal। तो ये हमारा होता है गेट। अब गेट के बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या लगा होगा, एक वर्टिकल ट्यूब लगी है जिसे हम लोग राइजर बोलते हैं। देखिए राइजर आपका वर्टिकल भी लगता है और साइड से भी लगता है। राइजर का मेन काम होता है कि जब ये सॉलिडिफिकेशन होने लगे तो उसको वो फीड देता है। तो राइजर इज यूज्ड एक्ट एज ए फीडिंग ऑफ मोल्टेन मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइजर के बारे में। तो राइजर हमारा क्या होगा, राइजर आर यूज्ड given the feed of molten metal, given the feed of molten metal during solidification, तो ये हमारा होता है राइजर। अब राइजर की भी डिज़ाइन हम लोग करते हैं, कैसा सिलेंड्रिकल राइजर होता है, रेक्टेंगुलर राइजर होता है, हॉरिजॉन्टल राइडर और वर्टिकल राइजर, ये सब भी उपयोग किए जाते हैं। तो इसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन वो बाद में। अभी हमारे पास एक और बचा हुआ है वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, एयर जो हमारी जनरेट हुई है इन कास्टिंग, तो उसे हम लोग बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किसके बारे में, वेंट ट्यूब। तो वेंट ट्यूब आर यूज्ड वेंट ट्यूब are used to release the air in atmosphere
और कौन सी एयर को, विच इज जनरेटेड इन मोल्ड कैविटी एंड मोल्टिंग सैंड, मोल्डिंग सैंड, विच इज जनरेटेड इन मोल्टेन मेटल एंड मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड में जो मॉइस्चर होते हैं उससे बनती है। मोल्टेन मेटल एंड मोल्डिंग सैंड। तो इस तरीके से ये हमारा इतना इक्विपमेंट यूज किया जाता है बेसिक कास्टिंग में। अब हम लोग ये इक्विपमेंट के बाद देखें, कोप और ड्रैग का हम लोगों ने नहीं बताया। ये आपको पता होना चाहिए कि अपर हॉलो क्रॉस सेक्शन कोप एंड लोअर हॉलो क्रॉस सेक्शन इज ड्रैग, और बीच में उनको जो डिवाइड करता है उसे हम लोग पार्टिंग लाइन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इस पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इतना राइट डाउन करिए। फिर हम लोग अब इसके बाद अपने कास्टिंग में यूज होने वाले जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस हॉलो क्रॉस सेक्शन को बनाने के लिए पैटर्न का उपयोग करते हैं, तो वो पैटर्न हमारा किस किस शेप में बनता है। सॉलिड पीस पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, फॉलो बोट पैटर्न। तो ये सारे पैटर्न के टाइप हैं। उसके बाद वो जो पैटर्न हम लोग बनाते हैं वो किस मेटल का बनाते हैं, तो उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। चलिए पहले इसे पूरा नोट करिए, तो फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे अपने पैटर्न के बारे में। देखिए कास्टिंग से कभी कदार न्यूमेरिकल भी आ जाता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम से आता है और राइजर डिजाइन करने के लिए आता है। इसमें ज़्यादातर दो ही न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो इसमें कितना सॉलिडिफिकेशन टाइम लगता है, और दूसरी बात जो राइजर बनाया जाता है उसका वॉल्यूम डिजाइन करने के लिए। और बाकी इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। टाइप्स ऑफ सैंड आती है, टाइप्स ऑफ पैटर्न आता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं पैटर्न के बारे में। हमारा टॉपिक शुरू होगा पैटर्न। पैटर्न हमारा क्या होता है? एक रिप्लिका ऑफ कास्टिंग पार्ट होता है। कास्टिंग पार्ट का एक डुप्लीकेट बनाया हुआ ऑब्जेक्ट होता है। पैटर्न इज ए डिफाइंड एज ए मॉडल ऑफ कास्टिंग पार्ट। पैटर्न इज डिफाइंड इज मॉडल ऑफ कास्टिंग पार्ट, मतलब जिसकी हमें कास्टिंग करनी होगी वही हमारा हो जाएगा कास्टिंग पार्ट
और कास्टिंग कंस्ट्रक्शन, जिस कास्टिंग को हमें बनाना होगा उसी को कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से हमारा बन जाएगा पैटर्न। अब ये पैटर्न जो हम यूज करेंगे ये हमारा क्या होता है, सेम इसी को पैटर्न इज कॉल्ड रिप्लिका ऑफ द कास्टिंग। इट इज कॉल्ड रिप्लिका ऑफ कास्टिंग, डुप्लीकेट। अब इसके बाद इस पैटर्न में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हम पैटर्न को कई बार यूज़ कर सकें, है ना। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ पैटर्न, तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन सी क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड ए गुड क्वालिटी ऑफ required a good quality of पैटर्न। अच्छा देखिए, पैटर्न को हम पहले यहाँ मोल्डिंग सैंड के बीच में रख के खूब रैमरिंग करेंगे। तो अगर पैटर्न हैवी साइज का होगा तो यहाँ रखने में इनकन्वीनियंस महसूस होगा, असुविधा महसूस होगी। तो पैटर्न कैसा होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, जब इस सैंड को रैमरिंग करेंगे तो पैटर्न अगर हमारा स्क्रैच आ जाएगा तो उसी तरीके की सरफेस वहाँ जनरेट होगी। तो पैटर्न हमारा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी सरफेस उसकी हो जिसमें कोई भी स्क्रैच प्रोड्यूस ना हो सके। तीसरी बात, उस पैटर्न में हमारा जैसे हमने यूज करके रख दिया, कुछ दिन बाद उसमें जंग लग के ख़राब हो गया तो उसमें हमें रस्ट वगैरह भी नहीं लगना चाहिए। चौथी बात, उस पैटर्न को जब हम लोग सैंड से रैमरिंग करेंगे तो सैंड में नमी होती है, उस मॉइस्चर के कारण वो पैटर्न हमारा फूल कर अपने साइज को बड़ा कर देगा। तो मतलब उसमें हमें मॉइस्चर कंटेंट को भी एब्जॉर्ब नहीं करने देना है। तो इस तरीके से इन सारी क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं ए गुड क्वालिटी ऑफ पैटर्न। तो पहले तो हमारा कैसा होता है पैटर्न, पहले पैटर्न की हम लोग बात करेंगे तो ये लाइट वेटेड होता है। पैटर्न इज लाइट वेटेड। पैटर्न हमारा हल्के भार में होना चाहिए। दूसरी बात, इस पैटर्न का जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा हो कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक हैंडल किया जा सके। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कन्वीनियंट टू इजी हैंडल। इजी हैंडल। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, उसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ डिज़ाइन बनेगी तो पैटर्न पर अचीव करना कठिन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डिज़ाइन इज सिंपल। डिज़ाइन इज सिंपल एंड इजी। तो इस तरीके से हमारा हो गया। इसके बाद देखें, जो पैटर्न की सरफेस बनेगी वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और हमारी स्क्रैच को रजिस्ट करने वाली होनी चाहिए। तो सरफेस ऑफ पैटर्न इज surface of pattern is smooth and
स्मूथ एंड रेजिस्टेंट टू स्क्रैच सरफेस। रेजिस्टेंट ऑफ स्क्रैच ऑन द सरफेस, उसके सरफेस पर कोई भी स्क्रैचेस हमारे नहीं होने चाहिए। दूसरी अब नेक्स्ट बात, जो पैटर्न बनेगा वो हमारा बिल्कुल डायमेंशन में एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट इन डायमेंशन, डायमेंशन में भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, एक्यूरेट इन डायमेंशन, बिल्कुल डायमेंशन में वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो इस तरीके से इतनी सारी क्वालिटी हमारी होती है पैटर्न में। और उसकी लाइफ हमारी कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबल लाइफ होनी चाहिए। डायमेंशन, अच्छा लाइफ की बात कर लें, पैटर्न ऐसा हो कि हम उसे कई बार देखें। जैसे ये हमारे पास पैटर्न होता है, मान लीजिए इस तरीके का एक हम पैटर्न यूज कर रहे हैं, ये हमारा सॉलिड हो गया। अब सपोज करिए इस तरीके के सॉलिड पीस को अगर हम लोग पैटर्न कहेंगे, तो इस पैटर्न को जिस भी शेप में रख के सैंड की रैमरिंग करेंगे, फिर उसे रिमूव करने के बाद सैंड के बीच में सिमिलर यही स्पेस बन जाएगा। तो इसे हम बार बार यूज करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, एक ही पैटर्न को हम लोग बार बार यूज करें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरेबल और लॉन्ग सर्विस लाइफ ऑफ पैटर्न। ड्यूरेबल और लॉन्ग सर्विस लाइफ ऑफ पैटर्न। अब इस पैटर्न की सर्विस लाइफ भी अधिक होनी चाहिए। और अगर हम पैटर्न को सैंड की रैमरिंग कर रहे हो, तो अगर पैटर्न की स्ट्रेंथ हमारी कम होगी तो उस समय क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, या दरारें आ जाएंगे, या क्रैक्स आ जाएंगे। इसीलिए पैटर्न की स्ट्रेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे, हाई स्ट्रेंथ ऑफ पैटर्न रिक्वायर्ड। हाई स्ट्रेंथ ऑफ पैटर्न रिक्वायर्ड, ताकि इसके ऊपर हम कोई भी हैमरिंग एक्शन करें, इस तरीके से कोई भी हैमरिंग एक्शन हम लोग बार बार करें, ये पैटर्न हमारा ना क्रैक आए और ना ही ये टूटे। अब उसके बाद ये पैटर्न देखिए ऐसा होना चाहिए जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, है ना। तो इस तरह से नो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ऑन द पैटर्न। मॉइस्चर अब्जॉर्ब ऑन द पैटर्न। अच्छा, इसके बाद अगर पैटर्न मान लीजिए गलती से कहीं टूट फूट गया, तो हमारा कैसा होना चाहिए, सस्ते में और तेज़ी से रिपेयर हो जाना चाहिए। अब पता चला कि हमारा मान लीजिए कि लकड़ी का पैटर्न था, टूट गया। अब टूटने के बाद हम लकड़ी को कैसे जोड़ेंगे, फिर हमें बेकार हो जाएगा पैटर्न। और अगर मेटल का पैटर्न है, हल्का स्क्रैच आ गया, तो वहाँ हम क्या करेंगे, फाइलिंग करके उसकी सरफेस को स्मूथ कर लेंगे। तो इस तरीके से पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम तेज़ी से और ईजिली रिपेयर कर सकें, है ना। चीप एंड ईजिली रिपेयर्ड ऑफ पैटर्न।
इजली रिपेयर ऑफ पैटर्न को हम तेज़ी से और आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए एक हमारे गुड पैटर्न में। और सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि कोई लेबर वर्क कर रहा है और पैटर्न को वर्क करके फिर निकाल के तेज़ी से कहीं पटक के फेंक दिया, फिर उसे निकालेगा, यूज करेगा, फिर कहीं दूसरी जगह रख दिया, तेज़ी से पटक दिया, या हो सकता है एक के ऊपर कई सारे, एक के ऊपर एक कई सारे पैटर्न को आपस में रख देगा, तो उस समय क्या होगा, तो इसकी सरफेस हमारी स्क्रैच हो सकती है। तो मतलब पैटर्न ऐसा हो कि अगर हम उसे रफ़ यूज करें या रफ़ हैंडलिंग करें तो भी वो पैटर्न हमारा ड्यूरेबल और सेफ रहे। तो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था, पैटर्न आर रफ़ यूज एंड रफ़ हैंडलिंग। रफ़ यूज एंड रफ़ हैंडलिंग, आसानी से हम इसे मतलब टूट फूट पटक के कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। अब इस पैटर्न के चलिए मेटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इतना पॉइंट नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे कि इस पैटर्न पे कौन कौन से मेटल का हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। जैसे हम लोग वुड का पैटर्न बना सकते हैं और धातुओं का यानी मेटेलिक पैटर्न बना सकते हैं, नॉन मेटल के भी पैटर्न बना सकते हैं, वैक्स के बना सकते हैं, मोम के बना सकते हैं। मोम वैक्स और मोम एक ही चीज़ होती है। सैंड का बना सकते हैं। तो ये सारे मटेरियल हमारे होते हैं पैटर्न के। उसमें भी हम लोग जब वुड का पैटर्न बनाएंगे तो कौन कौन से वुड का हम उपयोग करेंगे, जैसे हमारी क्रीक हो गई, महोगनी हो गई, है ना, पाइन हो गई, सागौन हो गई, इन सारी लकड़ियों का उपयोग हम लोग करते हैं पैटर्न बनाने में। सभी लकड़ियों की अलग अलग क्वालिटी होती है पैटर्न बनाने के लिए। और मेटल में भी हम स्टील का पैटर्न बना सकते हैं, एल्युमिनियम का बनाते हैं, ब्रास का बनाते हैं। तो सब की अपनी अलग अलग, वाइट कास्ट आयरन का बनाते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप देखें, आज के लेक्चर में हम लोग अपने इस पूरे बेसिक इंट्रोडक्शन को जानें कि ये कास्टिंग क्या होती है और इस कास्टिंग से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट यूज किए जाते हैं। और उसके बाद उन एलिमेंट में हम लोगों ने इस पैटर्न के गुड क्वालिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको इस कास्टिंग से रिलेटेड पैटर्न के मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी बताएंगे कि अगर कोई कास्टिंग में होल कैविटी प्रोड्यूस करनी हो तो वहाँ पर हम लोग कोर का यूज करते हैं। मतलब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोर क्या होती है और कोर को सपोर्ट करने के लिए कोर प्रिंट का यूज करते हैं। चिल्स क्या होता है, फिर उसके बाद इसके अंदर यूज होने वाले टूल्स का उपयोग जानेंगे, गैगर, स्लिंगर, स्लीट, इन सब के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम लोग अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में बाकी के कास्टिंग के बारे में और डिटेलिंग से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।